ये तस्वीर है उस मुबैना खुदकुश बमबार की जिसने लाहौर में दातागंज बख्श के मज़ार के बाहर धमाके में 12 अफराद को शहीद और मुतद्दिद को जख्मी किया। टारगेट थी सिक्योरिटी पर मामूर एलीट फोर्स की गाड़ी। अमरीकी खबर रसा अदारे रॉयटर्स के मुताबिक धमाके की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम हिजबुल अहरार ने कबूल की। हिजबुल अहरार 2017 में जमातुल अहरार से अलग हुई थी। माजी में जमातुल अहरार खुद को तहरीक तालिबान पाकिस्तान की शाख जाहिर करती रही और एहसान उल्लाह एहसान इसका तर्जुमान रह चुका है। हिजबुल अहरार का सरबराह उमर खुरसानी है और मुमद एजेंसी से ताल्लुक रखता है, पर क्या ये जिंदा है या अमरीकी ड्रोन हमले में मारा गया ये हमें मालूम नहीं। आज होने वाले हमले को हिजबुल अहरार ने इस साल फरवरी में शुरू किए गए ऑपरेशन शाम जई की एक कड़ी करार दिया है। हिजबुल अहरार पुलिस, फौज और सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों को निशाना बनाती रही है और इस साल फरवरी में डेरा इस्माइल खान 4 पुलिस एहलकारों को फायरिंग से शहीद करने की जिम्मेदारी भी कबूल कर चुकी है और गुज़िश्ता बरस अप्रैल 2018 को क्वेटा में एफसी एहलकारों को खुदकुश हमले में निशाना बनाया था। इस वक्त हमारे साथ है सिमसाम बुखारी साहब, वज़ीर इत्तलात है पंजाब के। राना मशहूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, मेंबर पंजाब असेंबली और साबिक सूबाई वज़ीर स्कूल और एजुकेशन। जाहिद हुसैन साहब इधर इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं और एक एनालिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं। ये बताइए कि इस वक्त जो ब्लास्ट हुआ है लाहौर के अंदर और धमाका हुआ है, हमें ये बताया जा रहा है कि ये खुदकुश था, पहले तो ये कंफर्म कर दीजिए, और दूसरी बात ये बताइए कि क्या और जगहों को भी वार्निंग्स थी, किसी और बिल्डिंग को भी वार्निंग दी गई थी कि इस तरह हो सकता है? अर्ज ये है कि ये आपको पता है राना साहब हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, वो जानते हैं कि थ्रेट्स कभी कभार आते रहते हैं, मगर ऐसी स्पेसिफिक थ्रेट कोई ऐसे नहीं था कि वो वहाँ पे कुछ होना है, मगर थ्रेट्स जो हैं वो ज़ाहिर आते रहते हैं। हम जिस तरह दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ये मुल्क जंग लड़ रहा है पिछले 15-18 साल से, तो थ्रेट्स कभी होते हैं, कभी वो मटीरियलाइज हो जाते हैं, कभी वो नहीं। तो इट वाज नॉट लाइक दैट एज सच के यहाँ पे था। और दाता दरबार में खुसूसन जो लाहौर में रहने वाले हैं या जो मेरे जैसे लाहौर वाले में रहने वाले नहीं भी हैं मगर वहाँ हाज़िरी देने जाते हैं, तो उनको ये पता है कि वहाँ बहुत सारे पुलिस के नाके भी हैं, कैमरास भी हैं और भी चीज़ें हैं। मगर लोग स्पेशली रमज़ान शरीफ में, शबान में और जो बड़ी रातें होती हैं उसमें लोगों का वहाँ रश और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सब कुछ हमें मालूम है, मगर ये बताइए कि इस वक्त थ्रेट लेवल लाहौर शहर के अंदर क्या है? देखिए, थ्रेट लेवल इस मुल्क में हमेशा जब कोई वाकया हो जाता है तो बढ़ा दिया जाता है, जब होता है तो वो करके। थ्रेट लेवल ये है कि ये हादसा बहुत बड़ा, बहुत अफसोसनाक हो गया है, मगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर आप कहें वहाँ की तो वो इस तरह नहीं थी। लेकिन थ्रेट में आपको बताऊं कि थ्रेट तो जब आपका ये काम चल रहे हैं, आपका हॉस्टाइल नेबर बैठा हुआ है और इंडिया को जो मुंह की खानी पड़ी है वो अभी मैं उसको भी रूल आउट नहीं कर रहा कि शायद उसमें कुछ हो, या रूल इन भी नहीं कर रहा कि वो जरूर वही हो कि फौरन वो उसके लिए 1-2 दिन थे। मेरी एक आदत है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करता कि देन आई हैव टू मिन्स माई वर्ड्स। तो लेकिन ये है कि मैं ये आपको कहता हूं कि हमारे पास ऐसी लीड्स मौजूद है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे जिन्होंने ये करवाया है। ठीक है जाहिद साहब, ये हम पहले भी सुन चुके हैं, सिमसाम साहब माजरत के साथ हम पहले भी सुन चुके हैं कि जी लीड्स हमारे पास है और हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। मैंने अपने जिस तरह इंट्रोडक्शन में बताया कि ये पहला हमला उनका नहीं है, पहले भी इस तरह वो हमले कर चुके हैं, मुल्क भर में हमले कर चुके हैं। तो क्या वजह है कि अभी तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, जिनको हम इतना अच्छा कहते हैं और वाकई उनके पास वसाइल बहुत है, इनकी कमर नहीं तोड़ सके? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये उम्मीद करना कि दहशत गर्दी सरे से ख़त्म कर दी जाएगी, वो मुमकिन नहीं होता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सूरत हाल पे। ये ज़रूर है कि जो आप देखा जाए कि आज से 4 या 5 साल पहले जो सूरत हाल थी उससे जो है काफ़ी तब्दील हुई है। ये लाहौर का जो वाक़या है वो लाहौर में एक साल 11 महीने के बाद इस पहला एक दहशत गर्दी का इस किस्म का वाक़या हुआ है, ये तो है। लेकिन उसमें वही बात आती है कि देखिए एक लंबी जंग है, ये भी हमें समझना चाहिए। हमारे यहाँ चीज़ ये है कि सिर्फ असल में ये है कि आपने ठीक है वो ये तंजीमें जो कि इस किस्म की दहशत गर्दी की कार्रवाई में मजबूत है उसे काफ़ी हद तक, जैसे TTP का है या हिजबुल अहरार ने जिसकी इन्होंने जो है क्लेम की है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी TTP का एक हिस्सा थी और उससे अलहदा होकर उन्होंने जो दाइश में कर लिया। देखिए, उसमें मसला ये आता है कि इस किस्म की दहशत गर्दी की कार्रवाई के लिए ज़रूरी भी है कि उनके जो सोर्सेज हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हमेशा जो है देखें, ये एक जो है ये एक तो
16-17 साल का जो लड़का था, जिसके मुतालिक अभी तक जो खबर आ रही है मुबैना तौर पे कह लें, तो उसमें जो है आप ये जात सब ठीक कह रहे हैं, ही इज अंडर 18। हाँ, अच्छा। उसके बाद ये कहाँ से है ये नहीं हमें पता, इनका ताल्लुक कहाँ से था वो कुछ बम्बार का? बता देंगे आपको, एक आध दिन दें जरा। हाँ, तो उसमें बात ये आती है कि ये लड़का जो था यकीनी तौर पे कहीं ब्रेन वॉश हुआ है। जैसे हम बात करते हैं कि ठीक है, गैर मुल्क की जो हमारे ताल्लुकात ख़राब है वहाँ हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें यहीं के हैं। ये सुसाइड बॉम्बर जो है बॉर्डर के उधर से नहीं आया है, ये यहीं कहीं पे है। और उसके जो सबसे बड़ी बात है, कार्रवाई जो करनी चाहिए, जिसमें हमें लॉन्ग टर्म बात कर रहा हूँ, उनके खिलाफ करनी चाहिए जहाँ से इस किस्म के इंतहा पसंद जो है आपको मुहैया होते हैं। और मैं ये कि हिजबुल, वो तो कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान में है ना। कौन? नहीं, वो कहते हैं कि वो सारा मरकज जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है, तो हम कैसे जा सकते हैं अफगानिस्तान में कार्रवाई करने? हिजबुल अहरार के मुतालिक ये जरूर है कि जो उसके सरकर्दा रहनुमा सब खत्म कर ले तो मुझे इस पे कुछ सरकर्दा जो रहनुमा है वो यकीन तौर पे अफगानिस्तान चले गए। जब टीटीपी पे, जब नॉर्थ वजिस्तान और साउथ वजिस्तान के जो ऑपरेशन हुए थे, तो उसके बाद से जो टीटीपी की क़यादत थी वो अफगानिस्तान में चली गई थी। और सबको पता है फजलुल्लाह भी वहीं मारा गया था, उमर खुरासानी जो इसके हिजबुल अहरार का जो था वो भी वहीं पर ड्रोन की स्ट्राइक में मारा गया। तो ये तमाम चीज़ें तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि तमाम के तमाम लोग वहीं से आते हैं। इनके नेटवर्क्स यहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, जिस पे कार्रवाई दुरुस्त है। और ये हमने बार बार देखा है सिमसाम साहब कि इनके नेटवर्क यहाँ पे मौजूद हैं। अगर देखिए इतनी बड़ी ये कार्रवाई कर रहे हैं तो जाहिर है इनका कोई लोकल भी एक बंदा होगा जो इनका साथ दे रहा होगा, कोई इनको पनाह दे रहा होगा, कहीं ये रात गुजारते होंगे। जिस तरह जाहिद साहब कह रहे हैं कि उनकी ब्रेन वॉशिंग होती है, वो कहाँ से होती है, उस तक आप लोग अब तक नहीं पहुँच सके। अच्छा मुनीज़े, 90% में जाहिद साहब की बातों से मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैंने अगर ये कहा, मैंने कब कहा कि ये लड़का यहाँ का नहीं है या अफगानिस्तान से आया या हिंदुस्तान से आया? मैंने ये कहा कि मैंने कहा कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसके पीछे कोई फंडिंग थी, कहाँ से थी। अगर ये हिजबुल अहरार वाली बात ही है तो फिर ये अफगानिस्तान में बैठे हुए और इनको कौन फंड कर रहा है? क्या जाहिद साहब को नहीं पता? नहीं, मगर सर मेरा सवाल आपसे ये है, देखिए ये हुकूमत का मौक़िफ़ रहा है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, चाहे वो आपकी हुकूमत हो, कि जी वो अफगानिस्तान से आते हैं, वारदात करते वापस, वो सुबह आते हैं वारदात करके शाम को वारदात तो नहीं चले जाते ना जी, कहीं चेक पोस्ट आते हैं। कि अगर कोई कहे कि उनका पाकिस्तान में कोई कनेक्शन ही नहीं तो गलत बात है, ऑपरेट ही नहीं कर सकते। फिर वो बात यह है कि ये प्लान कहां बना, माइंडसेट कहां पे है, ब्रेन वॉशिंग कहां से हुई, कहां से अंदर किए गए। 100% इंडिजिनस थे या इंडिजिनस लोगों को बुला के ट्रेन करके भेजा गया। सो इट्स ए मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट वी स्टिल हैव टू फाइंड आउट फंड किसने किया, कुछने किया। एन मुमकिन है ये पाकिस्तान का रहायशी हो, एन मुमकिन है ये अफगानिस्तान का रहायशी हो। 2010 में इन्होंने वारदातें की, अब तक चले आ रहे हैं, मगर अभी तक हमें ये मालूम नहीं पड़ा। तो नहीं करता मुनीज़े, एक बंदे का तो नहीं पता लगता आपको। आप ये तो कह सकते हो कि फलानी तंजीम जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फलानी तंजीम का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फलानी तंजीम को कौन सी तंजीम में यहाँ मजबूत कर। एहसानुल्लाह एहसान ने बकौल आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत कुछ बताया था, जिसकी बना के ऊपर उसको माफी दे दी गई थी जमातुल अहरार का स्पोक्स पर्सन। मुझे आप ये बताएं, इन्फॉर्मेशन कहाँ गई? मुझे आप ये बताएं जी, मुझे आप ये बताएं, वो इन्फॉर्मेशन तो जिन एजेंसीज के पास होती है उन्हीं के पास होती है और वो काम भी कर रहे हैं उस पर। मुझे आप ये बताएं कि आज मैं, क्या आप या मैं कह सकते हैं कि ये एहसानुल्लाह एहसान ने भेजा है? नहीं, मगर मैं ये जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा हूँ। वो तो अब तो हिरासत में है, मगर वो पता नहीं कहाँ है। मैं आपको, अच्छा वो तो अल्लाह को पता है कहाँ है, या मुझे उससे मतलब नहीं है। मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें वो बात करनी चाहिए जिम्मेदारी से। बहरहाल दहशतगर्दी अगर बाहर से भी फंडिंग होती है तो लोग एसेट्स यहाँ के यूज होते हैं। आई एम एग्री टू जाहिद साहब की बात से, मैं नहीं कोई डिसएग्री कर रहा। एसेट अगर यहाँ यूज ना हो तो वो ऑपरेशन कर ही ना सके। मगर जरूरत इस अमर की है कि एक तो हमें अपने रिजॉल्व में कमी नहीं करनी चाहिए। हमें ये बताना चाहिए कि हम हार्ड लाइनर नहीं है, हमारा सॉफ्ट फेस है इस्लाम का। क्योंकि ये जो दहशतगर्दी का वाकया होता है, जाने भी हमारी जाती हैं और लेबल भी हम पे लगता है कि हम दहशतगर्द हैं, तो हमारा तो चार तरफ से नुकसान होता है इस चीज से।
तो इसमें तो जीरो टॉलरेंस है एंड यू विल सी कि इंशाल्लाह ताला ये इसको आयरन हैंड से निपटा जाएगा। अच्छा, ये वादा जो है नून लीग भी कर चुकी है हमारे से। राना मशहूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नून लीग तो करती रहे, नून लीग से पहले भी करते रहे, नून लीग से पहले अपना जो पंजाब का सदर लगाया, सवाल ये उठता है कि जहां तक जमातुल अहरार का ताल्लुक है, उसके बाद जमातुल अहरार के जो स्पोक्स पर्सन है वो तो हमने देखा कि उनको माफी भी दी गई थी क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इंकशाफ किए थे। अब अगर ये सारे इंकशाफ हुए थे और फिर से यही तंजीम फिर से हमला करती है तो हम इस जो सिक्योरिटी एजेंसीज और हुकूमत है उसकी हम समझे कि एक नाकामयाबी हुई है। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली बात तो ये है, दहशतगर्दी एक ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये रही यहाँ पर कि मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, ये जो रिसेंट इलेक्शन हुए, हमें जिस तरह ख़त्म नबूवत के ऊपर जिस तरह टैग किया गया, हम इलेक्शन लड़ने निकलते थे तो एजेंसीज हमें कहती थी कि आप ओपन ना फिरें, आपकी जान को ख़तरा है, और जिस तरह उसको सपोर्ट की गई उस पूरे नैरेटिव को, तो ये जब तक हम इन चीज़ों को अपने सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, ये तंजीमें जो हैं इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकेगा। और उससे बढ़कर FATF के अंदर बार बार जो चीज़ रेज की गई थी वो यही की गई, और उसी के ऊपर जब मियां नवाज शरीफ साहब ने बात की तो डॉन लीग्स के ऊपर जिस तरह का जो सलूक किया गया, आज वही बात पूरी कौम कर रही है। आज वही बात जो मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त और मुस्लिम लीग नून कर रही थी, जिसके ऊपर हमारी इतनी सख्त जुबान बनती और हमें जो सबक दिखाया गया, तो आज अगर उस वक्त अमल कर लिया जाता तो ये सूरत हाल, ये जो बम धमाकों में लोग शहीद होते हैं, आज इनके घरों में जाके देखें, ये आज रियासत से मुतालबा कर रहे होते हैं कि ये कब मामला रुकेगा। ये मामला तब रुकेगा जब मेरिट की बुनियाद पर और जब हम सबको एक नजर से देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी तंजीमें जिनको हम मेन स्ट्रीम में लाना चाह रहे हैं और उसके अंदर से कुछ ऐसी तंजीमें हैं जिनको हम कह सकते हैं कि इंतहा पसंद सोच रखती है। लेकिन वो तो बात है, उस पर तो काफ़ी बहस भी चल रही है कि जो है मेन स्ट्रीमिंग कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से बात की जा रही है। अब दुनिया भर में जो अगर बात एक मेन स्ट्रीमिंग का एक तरीका होता है, और मेन स्ट्रीमिंग जो है इस तरह से नहीं होती है कि वो तंजीमें जो अपनी जो खड़ी हुई है जिस सूरत हाल में वो जाल के कल अपना नाम तब्दील करके कहें कि हम अब इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो वो मेन स्ट्रीमिंग जो है ख़तरनाक होती है। उसका मतलब ये होता है कि उस मेन स्ट्रीमिंग का कि वो नैरेटिव भी मेन स्ट्रीम हो रहा है। असल चीज ये आती है कि यही तो सवाल उठता है ना जाहिद साहब, अभी देखें वही तो बात आ रही है कि जो है उस चीज में हमें एक साफ होना चाहिए। ये लिहाज से जो हमारी पॉलिसी होनी चाहिए उसमें एक सफाई होनी चाहिए कि हमारी जंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हथियारों की जंग नहीं है, वो जो है कम से कम नैरेटिव की भी है, दूसरी चीजों की भी, उसके खिलाफ। सिमसाम साहब, आप रोशन ख्याल इंसान है जहाँ तक मैं जानती हूँ आपको, मुझे ये बताइए कि जो राना मशहूद साहब बात कर रहे हैं कि जी सियासी तौर के ऊपर ऐसी तंजीमों को बढ़ा चढ़ा के इलेक्शंस के अंदर जो है वो लाया जाता है, इनका जो है तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ इशारा है, तो अगर आप नैरेटिव इतना कंफ्यूज रखेंगे लोगों के लिए और इंतहा पसंद लोगों को स्पेस देंगे तो फिर तो उनके नैरेटिव को और तक़वियत मिलेगी। मुनीज़ देखें, इंतहा पसंद लोगों को राना साहब ने आज के वाक़े पे भी सियासत वाली बात छेड़ दी है। हमारे मोहतरम, मैं तो इनको मजाक से कभी कभी ये भी कहता होता हूँ कि एक PMLN में राना मशहूद है और एक और राना है। तो मैं गुजारिश ये करता हूँ कि आप ये बताएं कि ये कलअदम तंजीमों से और इनके कंधे पे हाथ रखना, और खुसूसन हमारा मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता बरेलवियों को और अहले तशी को और सादात को निशाना बनाना और उसके बारे में बात करना। राना साहब भी जवाब दे दें, दूसरे राने का मैं क्या कहूँ। लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, आज वो इनका पंजाब का सदर है, मैं गुजारिश ये कहता हूँ ये किस तरह ये बात करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आदमी मजहब को, फिरके को इस्तेमाल करता है अपनी सियासत के लिए, उसको सियासत से निकाल देना चाहिए। अच्छा, ये बहुत अहम आपने बयान दिया है कि इलेक्शन कमीशन को इन जमातों को निकाल देना चाहिए, तफरीक की बुनियाद के ऊपर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। राना मशहूद साहब, आप अग्री करते हो और आप अपनी जमात की तरफ भी तो देखेंगे ना, आप लोगों ने भी तो सीट एडजस्टमेंट की है बहुत सारी ऐसी जमातों के साथ। देखें, पहली बात तो यह है कि एक छोटा सा, अगर शमशाम साहब की मैं बहुत बहैसियत इंसान इज्जत करता हूँ और जो मैं थोड़ा सा इनमें फ़र्क देख रहा हूँ ना,
कि ये पहले भी रहे हैं, पहले ये बहुत जेंटल होते थे, पता नहीं शायद इन पर पीटीआई कुछ ज्यादा इस तरह रगड़ा इन पे आया है कि ये भी बहुत एग्रेसिव होना शुरू हो गए हैं, तो इनको ये सूट नहीं करता। मैंने क्या कहा साहब आपको, मैंने तो आपकी आज भी तारीफ की है। नहीं बुखारी साहब, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह आप पहले जेंटल रहते थे ना, उसी तरह अच्छे हमें वो वाले बुखारी साहब ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये एग्रेसिव वाले बुखारी साहब, मैं आज भी ठीक हूँ राणा साहब, मैं आज भी गलत बात नहीं करता हूँ। चलें, अच्छा दूसरी बात जो आपने की, देखें हमारे तो मंशूर के अंदर ये बात है कि ये मुल्क कायदे आजम ने जब बनाया था तो यहाँ पर बिल्कुल इस्लाम और जो बाकी अकलियतें हैं उनको यहाँ पर फ्रीडम था। फ्रीडम इस मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक जो भी चले उसको उसकी बिल्कुल इजाजत भी होनी चाहिए और उसको प्रचार करने की भी इजाजत होनी चाहिए। मेरा सवाल कुछ और है, मेरा सवाल ये है कि आपकी जो सियासी जबातें हैं, तमाम पाकिस्तान की सियासी जबातें, मुझे रख लिया ना, वो ये कह रहे हैं कि जी जो लोग इस किस्म की सोच रखते हैं उनको सियासत करने की इजाजत ही नहीं देनी चाहिए। मैं आपका इसके ऊपर वाज़े दो टोक राय चाहती हूँ। मैं जब देखता हूँ ना एहसन इकबाल साहब पे गोली चलाने वाले लड़के को, मैं जब देखता हूँ जाहिद हामिद साहब को कि जब उनको आके स्टेटमेंट देनी पड़ती है कि मैं ख़त्म नबूवत पर यकीन रखता हूँ, मुझे जब देखना पड़ता है कि हमारे वो सियासी रहनुमा, वो वुज़रा जब वो इक़्तिदार में थे तो उनके खिलाफ जिस तरह महाज बनाया गया, तो बिल्कुल मज़हब की बुनियाद पर तफरीक, मज़हब की बुनियाद के ऊपर इस तरह का, मतलब मज़हब को मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो उसके अंदर नफरत को लेकर आना, इस तरह के एलिमेंट्स की सख्ती से इनको बहुत खूब बंद करना चाहिए। राणा साहब बहुत खूब, और मेरा ख्याल है सिमसाम बुखारी साहब आपने भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। कम से कम हम सब इस बात पे जो है मुत्तफिक है कि यहाँ पे जो नेशनल एक्शन प्लान है उसको रिवाइज करना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए, और जो लोग तफरीक की बुनियाद के ऊपर और रिलीजन की बुनियाद के ऊपर जो है तफरीक करते हैं तो उनको सियासत में कोई जगह नहीं देनी चाहिए। इधर लेते छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं बल्दियाती निज़ाम पर, क्योंकि ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें मैं और आप बराह रास्त मुंसलिक होते हैं और हम जाके वोट भी डालते हैं इस निज़ाम को। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल जो है वो 2019 असम्बली ने पास कर दिया है, गवर्नर ने भी इसकी तौसीक कर दी है। तो लोकल गवर्नमेंट बिल के मुताबिक मुकामी हुकूमत 5 हिस्सों पर अब मुश्तमिल होगी, जिसमें तहसील काउंसिल, विलेज काउंसिल, नेबरहुड काउंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मेट्रोपॉलिटन शामिल है। देहातों में नाजरीन पंचायत काउंसिल और शहरों में जो है वो नेबरहुड काउंसिल के इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर होंगे, लेकिन इसके ऊपर तहसील और म्यूनसिपल काउंसिल के इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे और इनका इंतखाब बराह रास्त इलेक्शन के जरिए होगा। याद रहे कि नून लीग की हुकूमत में मुकामी हुकूमतों में नुमाइंदे जो है सियासी बुनियादों पर मुंतखब होते थे, यानी सियासी जमातों की बुनियादों पर मुंतखब होते थे और इस निज़ाम को ज़्यादा जमहूरी कहा जा रहा था। अब जो मेयर का इंतखाब बराह रास्त होगा, वो पहले जो था मेयर, वो इंतखाबात यूनियन काउंसिल से मुंतखब और जो चेयरमैन होते थे और काउंसलर होते थे वो ही उनको वोट डालते थे। तो अब जो मेयर है वो बराह रास्त होगा। नाज़रीन, पंजाब में नाफिज किए गए नए बल्दियाती निज़ाम पर कई तरफ से तनकीद टेक्नोक्रेट्स की शमूलियत पर भी है, यानी जो मेयर होगा इसकी काबीना में आधा हिस्सा मुंतखब जबकि आधा जो है वो टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल होगा। मौजूदा बल्दियाती बिल में मुकामी हुकूमतों को काफ़ी इख्तियारात दिए जा रहे हैं, जैसे पानी की फराहमी और निकासी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और टैक्स वसूली वगैरह, लेकिन पुलिस सूबाई हुकूमत के मातहत ही रहेगी। बल्दियाती निज़ाम में ऐलान किया गया है कि हर साल तरक्याती बजट में से 30 से 40% हिस्सा बल्दियाती इदारों को दिया जाएगा। आज इस बिल को लाहौर हाई कोर्ट में नून लीग के मेयर्स और चेयरमैन ने चैलेंज किया है और पिटिशन में कहा गया है कि मुकामी हुकूमतों का अरसा पंजाब में 1 जनवरी 2022 तक है, लेकिन इनको गैर कानूनी तरीके से हटा दिया गया है और जब तक नई मुकामी हुकूमतें कायम नहीं हो जाती पिछले मुंतखब नुमाइंदों को काम करने दिया जाए, चूँकि पंजाब भर में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती आइन से मुतसादिम है।
जाहिद हुसैन साहब, जो तनकीद हो रही है वो ये हो रही है कि इस निज़ाम के अंदर गैर जमाती नुमाइंदे जो हैं वो भी आएंगे और टेक्नोक्रेट्स भी आएंगे, इसलिए चूँकि जो मेयर है वो अपना इलेक्ट्रल कॉलेज टेक्नोक्रेट्स पे बनाएगा और आधे जो होंगे वो मुंतखब नुमाइंदे होंगे। और दूसरा जो छोटे लेवल के ऊपर है, जिस तरह कि आपकी पंचायत है या नेबरहुड काउंसिल्स हैं सिटी के अंदर, उसके अंदर गैर जमाती बुनियादों के ऊपर इलेक्शन होगा। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये एक गैर जमहूरी अमल है। लेकिन थोड़ा सा मेरा इसमें मुख्तलिफ हुआ है। इसमें चीज़ ये है कि एज ए होल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ये अच्छी बात है कि जो है ऐसी तजावीज़ हैं कि जिस वजह से हुकूमत जो है लोगों के करीब हो। जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन है वो तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की वो भी है, और उसके साथ साथ जो है जमहूरियत हो ही नहीं सकती है जब तक कि आप डिवॉल्व ना करें। पिछली हुकूमतों में माजरत के साथ जो है 8-8 साल तक जो है इलेक्शन तक नहीं हुए थे। तो इसमें मेरे ख्याल ये कि तजावीज़ को बेहतर की जा सकती हैं जो PTI ने की है। लेकिन जो बात आती थी कि ओवरऑल एक कोशिश है जिसमें जो है जिसको पहली दफ़ा जो कहा जा रहा है कि उसको करीब तरीन लेके आने वाली बात है, जैसे गांव की सतह पे। तो मेरे ख्याल ये है कि तजावीज़ की अच्छी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें देखनी पड़ेगी कि किस तरह से होती है। असल चीज़ यही आती है। देखें उसमें अब जहाँ तक मेयर का इलेक्शन है वो पार्टी बेसिस पे है, उसको या जो है उसके जो टाउन्स के भी मेयर हैं वही पार्टी बेसिस। और ये पहली दफा ऐसे होगा कि बराह लोग जो है इलेक्ट होके आएंगे, पहले जो है उसमें जो नहीं होते थे। तो मेरा ख्याल ये कि ओवरऑल मेरा जो मैंने देखा उसको कि इसकी तजावीज़ अच्छी है, लेकिन वही बात आती है कि हर चीज़ को देखना पड़ता है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद नताइज क्या निकलेंगे, और इसमें जो है और बहस मुबासा ज़रूर होना चाहिए ताकि इसको इम्प्रूव किया जा सके। और मसला ही इम्प्लीमेंटेशन में। राना मशहूद साहब, आप लोगों ने भी बल्दियाती निज़ाम को काफ़ी अरसे फाल नहीं किया था, मगर अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको और निचली सतह के ऊपर लेके जा रही है तो आपको इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और आप क्यों जा रहे हैं कोर्ट के अंदर? चूँकि मेयर का इस तरह इंतखाब होना अच्छी बात है, खुशाइन बात है, इसको और जमहूरियत को मजबूती मिलेगी। देखें, पहली बात तो ये है कि जो पूरा सिस्टम है, हम इनके बल्दियाती निज़ाम को डिस्कस करने से पहले इसके पीछे जो माइंडसेट है अगर आप उसको देखें कि पहली बात है कि ये 60,000 लोग जो वोट लेकर आए थे, अवाम से मुंतखब होकर आए थे, उनका एक टेन्योर था। इन्होंने इतनी तेज़ी के साथ ये एक यहाँ पर लेजिस्लेशन की और असेंबली की जो कमेटी बनी हुई थी, उस कमेटी के भी अगर आप मिनट्स मंगा के देखें तो वहाँ पे भी इन्होंने बुलडोज किया और जो रूल्स एंड प्रोसीजर हैं उनको बिल्कुल पीछे रख के ये काम किया। और इनका मकसद जो है ये नीचे तक डिवॉल्व करना नहीं है। 1 साल के लिए आप इतनी तेज़ी में लेजिस्लेशन करते हैं और 1 साल के लिए आप कहते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आ रहे हैं। किस लिए? कि आप लोगों को, वो लोग जो वोट लेकर आए थे वो चुभ रहे थे। आपने 1 साल 3 माह जो इंटरिम सेटअप रहा और 9 माह आपने बल्दियात को एक पैसा रिलीज नहीं किया। ये आपका विजन था बल्दियात के लिए और लोकल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नेंस के लिए। इस वक्त PTI और कुछ नहीं चाहती, ये सिर्फ और सिर्फ जो कोर इश्यूज हैं, जिस तरह महंगाई है, गुर्बत है, मईशत है, इससे तवज्जो हटाने के लिए कोई ना कोई इशू क्रिएट करती है। और ये भी इशू एक क्रिएट करके कि लोग उस बहस में लगे रहे। और अगर ये इतने ही सिंसियर होते तो असेंबली के अंदर कहते कि ये जो पहला बिल आया था इसके अंदर ये अमेंडमेंट्स हैं, कमेटियां बनी हुई हैं, वो कमेटियां इसको डिस्कस करती, डिस्कस करके उसके जो मैं समझता हूं नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको निकालते, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स को लाते। अच्छा। और जब इलेक्शन का टाइम आता उस वक्त राणा साहब, आपने बड़ी लंबी बात कर ली इसके ऊपर। मैं चाहूंगी सिमसाम साहब जो है आपको रिस्पॉन्ड जरूर करें, क्योंकि ये एक तनकीद सिमसाम साहब आ रही है इसके ऊपर कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की निचली सतह के ऊपर एक तरीके से जो पावर है वो ख़त्म करना चाहती है। शायद इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर ला रहे हैं और इसके ऊपर भी तकीद हो रही है कि जी अगर एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे कितनी देर तक बैठेंगे, उनके क्या इख्तियारात होंगे, क्या वाकई में बल्दियाती निज़ाम कायम भी हो पाएगा कि नहीं। मुझे बात यह है कि ये ज़ेब दास्तान है, बहरहाल उनका एक अपना, मैं आपको हक़ाइक़ की बात करता हूँ। ये लोग इतने सिंसियर थे लोकल गवर्नमेंट से कि सुप्रीम कोर्ट की मुसलसल हैमरिंग के बाद 2013 में इन्होंने एक्ट पास किया, 15 को। उसके बाद लहतो लाल के साथ 2015 में जाके इलेक्शन लड़ाए, 2015 में जाके इलेक्शन कराए। सर मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। उसके बाद 2017 तक कौन कहता था इनको कि चार्ज ना दो? जब बंदे इलेक्ट हो गए, इन्होंने चार्ज नहीं दिया।
उस दौर में एमएनए और एमपी उसको लूट खसूट के लिए इतने फंड दिए गए। एक एमएनए एमपीए को फंड की क्या जरूरत है? वो लेजिस्लेटर असेंबली का वो मेंबर है, लेजिस्लेशन उसको करनी चाहिए, फंड से क्या ताल्लुक है? उनको राजी करने के लिए इन्होंने बिल्कुल स्क्वीज किया, और जो नॉन डेवलपमेंट होते हैं कि यूनियन काउंसिल में उतने पैसे चले जाएं कि 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह में फारग हो जाए, बाकी वैसे हो जाए। हम 2 नारों पे अवाम ने हमें मुंतखब किया, एहतसाब पे और ग्रास रूट लेवल पे ले जाने पे लोकल बॉडीज़ पे। हम क्यों ना करते? फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जब कमेटी के पास ये मामला गया सूबाई असेंबली में, तो कमेटीज़ में जो इनके ऑनरेबल मेंबरान थे नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, वो बाहर निकले और एक दूसरे से गले मिल रहे थे, और गले मिलने के बाद एक दूसरे को मुबारकें दे रहे थे कि हमने बिल पास किया। उसके बाद उनकी हाज़िरी होती है मॉडल टाउन के एक दर दौलत पे। जब वो मॉडल टाउन के दर दौलत में होते हैं तो फिर वो जो भी उस वक्त बादशाह वक्त इनका है वो बैठ जाता है कुर्सी पे, और वो इनको ऑर्डर देता है, तो अगले दिन ये पूरा एक जो है पूरा 180 डिग्री का टर्न लेते हैं। नाज़रीन, इधर लेते हैं छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं बल्दियाती निज़ाम पर। राना मशहूद साहब, ये जो बात कर रहे हैं सिमसाम बुखारी साहब कि आप लोग उस वक्त असेंबली के फ्लोर के ऊपर मौजूद क्यों नहीं थे? ऑब्जेक्शंस वहाँ पे भी तो हो सकती थी, ज़रूरी था कि इसको आप घसीट के लेके जाते फिर अदालतों के अंदर? देखें, बात यह है कि आज मुझे पता चल गया कि सिमसाम बुखारी साहब वाकई डिसइंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन चुके हुए हैं इस वक्त पीटीआई के। बात यह है कि असेंबली में हम मौजूद भी थे। राना साहब, आप जात पे क्यों आते हैं भाई? जात पे क्यों आते हैं? आप मेरी बातों का जवाब दें। चले यार, आपसे मेरा एक ताल्लुक है, मैं मजाक आपसे कर लेता हूँ, खुश रहा करें। दूसरी बात वो आप 100 दफा करें, वो घर अच्छा, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन्होंने इतनी तेजी दिखाई कि उस दिन प्राइवेट मेंबर्स डे था, और प्राइवेट मेंबर डे पे अमूमन हुकूमत अपना बिजनेस नहीं लेकर आती, और ये सुन तो लेना सर, सुन तो लेना, इसलिए लेकर आए ताकि जो अमेंडमेंट्स मूव की हुई हैं लीगली, उनको 2 दिन चाहिए होते हैं कि अगर आप जब कोई लेजिस्लेशन करनी हो तो जो अपोजिशन की अमेंडमेंट्स हैं उनको 2 क्लियर डेज चाहिए होते हैं। इन्होंने उसको किल करने के लिए पहली तो बात है कि इसको लेकर आए, और उसके बाद जो हमारी अमेंडमेंट्स हैं उनको टेकअप नहीं किया। हाउस में तमाम लोग मौजूद थे। अच्छा। इस वक्त की जो असेंबली है उसको बुलडोज किया जा रहा है इसके अंदर। अच्छा, चले इसके ऊपर देखिए, हम इसके ऊपर ज्यादा मजीद नहीं जा सकते, इसलिए चूंकि ये आप लोग का अपना अंदरूनी मामला है, मगर ये 2 राय तो सामने आ गई है। नाउ जाहिद साहब, कमिंग बैक टू द बिल, मुझे ये बताइए, रिकॉर्डेड होता है, मुरीज़े निकाल लें। हाँ, बिल्कुल देखें, बिल्कुल देखें, हम एहतजाजन उठे थे वहां से जब हमें सुना नहीं गया सारे लोगों की, और इनको कम से कम अपना टर्म तो पूरा करने की इजाजत होनी चाहिए थी। लोकल गवर्नमेंट जो सिस्टम वहाँ पे, हाँ, इस पे बहस हो सकती है कि क्या उनको टर्म करने देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी। हाँ, तो ठीक है, लेकिन उसमें 2 में तो अलग अलग बात हो रही है ना। एक तो उसकी जो इसकी नौयत है बिल की, उसके मुतालिक, और ठीक है, ये ज़रूर है कि मेरे ख्याल उनको मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए थी, कोई इतनी वो जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन सिर्फ टेक्निकल उसको अलग हटा के मैं समझता हूँ कि इसमें ये जो अभी जो आया है, उसमें जो है उससे काफ़ी फ़र्क है जो कि पहले हमने लोकल बॉडीज इलेक्शन के जो बिल देखे थे 2013 में जो पास हुए थे, PMLN ने पंजाब में किया था, या सिंध में जो है पीपल्स पार्टी में, उससे बहुत बेहतर है ये बिल इसलिए भी है कि उसमें जो है वो चीज़ों को एम्पावर किया गया है। एक तो सबसे बुनियादी चीज़ ये देखें, जो पहले जो आपने बिल पास कराए थे उसमें जितनी पावर पहले थी जो आपके लोकल बॉडीज़ की, वो ख़त्म तकरीबन कर दिए गए थे। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो है सुप्रीम कोर्ट में जब मुदाखलत की जाके तो इलेक्शन हुए। और आपको एक और बात भी है कि इवन जब इख्तियारात नहीं दिए थे, यानी इलेक्शन भी हो गए 2015 के, उसके बाद एक और दफा सुप्रीम कोर्ट को जो है इंटरवीन करना पड़ा कि अब उनको इख्तियारात में, लेकिन मसला ये आता है कि अभी जो है उसको मेरा ख्याल ये कि बिल की, जहाँ तक मेरी बात कर इस बिल की, मैं उस पर नहीं जाता हूँ इन लोगों की है कि किस तरह से बिल पास हुआ किस तरह से नहीं हुआ। ये मैं समझता हूँ कि इस पर बहस की गुंजाइश ज़रूर है इस बिल में, लेकिन इसमें एक कोशिश ज़रूर है कि ज़्यादा बाइख्तियार लोकल बॉडीज़ कायम किए जाएँ। अच्छा, राना मशहूद साहब, आखिरी बात आपसे पूछूंगी। जिस तरह जाहिद साहब कह रहे हैं कि इख्तियारात ज्यादा मिले, टैक्स कलेक्शन का भी इख्तियार मिला है, सॉलिड वेस्ट
है तो ये तो खुश आइन बात है डायरेक्ट इलेक्शन मेयर के, डायरेक्ट इलेक्शन मेयर का, तो इसके अंदर तो ये अच्छी बात है। इसके अंदर जो अवाम है वो एक तरीके से ज्यादा एमेंसिपेटेड होगी। 30% आपके जो डेवलपमेंट वो है बजट है प्रोविंसेस को, उसको वो बराह रास्त जो है इनके लोकल बॉडीज में जाएंगे। जी राना साहब। अच्छा जी देखें, ये सिस्टम जो केपीके का था उसी को एक तरह से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो जो 5 साल केपीके के अंदर इन्होंने बल्दियात चलाए, क्या वो 30% एलोकेशन हो चुकी थी? क्या वो सॉलिड वेस्ट और वो जितनी चीज़ें हैं उसने फंक्शनिंग शुरू कर दी थी? मतलब बात ये है कि बात करना बहुत आसान होता है, उसके ऊपर अमल करना कागज़ों के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर कागज़ पे तो आप बहुत, और यही सिस्टम जो है मुशर्रफ दौर के अंदर भी, और इसके अंदर करप्शन इतनी ज्यादा हुई कि आज तक ऑडिट के पैराज भरे पड़े हुए हैं और आज तक उनका हिसाब नहीं लग सका। तो यहाँ पर हमारा हमेशा ये रहा है कि ये पब्लिक का मनी है, तो ये पैसा जो है इसके ऊपर अब सुन तो लेना सर, लेकिन मैं आपकी बात में नहीं बोला। जहाँ तक करप्शन के चार्जेस हैं वो तो आपको हर जगह आपको नजर आते हैं, सिर्फ लोकल बॉडी में तो नहीं नजर आते हैं। बिल्कुल, तो आप जमहूरियत को खत्म तो नहीं कर देते। अगर मैं बिल्कुल, यही तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इन चीजों को आपको पहले डिस्कस करना चाहिए था, बुलडोज नहीं करना चाहिए था। यहां पर जमहूरियत है, आमरियत नहीं है कि आप अपने कमरों में बैठकर एक चीज बनाएं और उसको ठोसना शुरू कर दें। ना आपने किसके साथ, किस स्टेक होल्डर के साथ बैठ के इस बिल के ऊपर बात की, किसके साथ आपने ये डिस्कस किया? आपने आके एकदम बुलडोज करने की कोशिश की जिसके रिजल्ट अच्छे नहीं निकलेंगे। चले, और इससे हटकर आपकी राय सामने आ गई कि शायद इसके ऊपर ज्यादा बातचीत होनी चाहिए थी और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ही हमें अब देखना होगा कि लोकल बॉडी एक्ट तो नाजरीन हमने माजी में बहुत बनते हुए देखे, मगर हमने ये देखा है कि लोकल बॉडीज को कभी भी फाल नहीं किया जाता। ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सही मायने में किया था, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सही में हुआ। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अब कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्या ये जो खदशा है नून लीग का एडमिनिस्ट्रेटर का कि वो चलते ही रहेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर हम दुआ गो हैं कि कम से कम अवाम को उसका हक तो मिले। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, राना मशहूद साहब, सिंसान बुखारी साहब, जाहिद हुसैन साहब। आज के लिए मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।